Hello student, I am Suman Sharma and I welcome you all to my channel Holistic English and Science. And this is my second video on chapter number 8 of class 10th science, which is how do organism reproduce. फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए थे। और ये सेकेंड वीडियो है, इट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन विद द फर्स्ट वीडियो। जो रेस्ट ऑफ द हमारे मेथड रह गए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट गेट स्टार्टेड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब न्यू प्लांट ऑब्टेन करते, हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन निकला है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के रूट, स्टेम एंड लीव्स। जब न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक्चुअली रूट, स्टेम और लीव्स के ऊपर बड्स होती है। बड्स होती हैं वो डोरमेंट स्टेट में होती है। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। तो जब उनको वार्मथ मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो बड्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं और वो प्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नथिंग कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा फ्लावर होता है, तो यहाँ पे फ्लावर का कोई रोल नहीं है, ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स का रोल होता है विच आर रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसके अंडर कुछ मेथड्स होते हैं। वन इज लेयरिंग एंड सेकेंड इज ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक लाइक जैस्मीन जो प्लांट होता है उसके अंदर लेयरिंग प्रोसेस होती है। क्या होता है कि सपोज हमारा ये प्लांट है, जैस्मीन का प्लांट है, तो इसकी एक ब्रांच क्या करी जाती है, ये पुल करी जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, और कुछ पार्ट जो है, जो उसका टिप होती है ब्रांच की, वो उसको बरी नहीं करा जाता, ठीक है। जो टिप ऑफ द ब्रांच होती है उसको एक्सपोज करा जाता था अबव द ग्राउंड, और कुछ पार्ट जो होता है उसको हम ग्राउंड के अंदर बरी कर देते हैं। तो ये जो लीफ होते हैं, ये जो ब्रांच होती है, उसके ऊपर कुछ बड्स होती हैं। बड्स होती हैं तो उनको सॉइल से मॉइस्चर मिलता है, वार्मथ मिलती है, सूटेबल कंडीशन मिलती हैं, और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं। रूट्स डेवलप होने के बाद ये जो पार्ट बरीड पार्ट होता है दैट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। दिस इज लेयरिंग। तो लेयरिंग बहुत कॉमन है जैस्मीन प्लांट में। एंड सेकेंड इज ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग का मीनिंग है कि इसमें से हम क्या करते हैं कि टू डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं, उनके स्टेम को काटते हैं। एक प्लांट की एक स्टेम जो होगी, वन विद द रूट होगी एंड अदर विदाउट रूट होगी। उनको दोनों स्टेम्स को ज्वाइन करा जाता है, ज्वाइन करके वो ग्रो करती हैं और एक सिंगल प्लांट बनाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि कट स्टेम ऑफ द प्लांट्स हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स होते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो ये कट स्टेम है ऑफ अ प्लांट, ये ट्री हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक, और ये फिक्स्ड होता है सॉइल में। दूसरा होता है कट स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट विदाउट रूट्स, उसको बोलते हैं शियॉन। तो ये जो स्टेम का वो वाला पार्ट
जिसके अंदर रूट्स होती हैं और जो ग्राउंड में फिक्स्ड होता है, सॉइल में फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और जिसमें रूट्स नहीं होती हैं तो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट होगा विच में हैव लीव्स ऑन इट बट नो रूट्स, उसको हम शियोन बोलते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या करा जाता है कि दोनों के काटे जाते हैं। जैसे ये पार्ट है, इसमें रूट्स हैं, ये स्टॉक हो गया तुम्हारा। एक स्लांटिंग कट दिया जाता है दूसरे प्लांट का, वो वाला पार्ट जिसमें लीव्स लगे हुए हैं, ये शियोन आ गया। तो इनको स्लांटिंग कट करा जाता है। देन इन दोनों को जोड़ा जाता है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करा जाता है। प्लेस करने के बाद उनको क्लोथ, इस कट पार्ट को क्लोथ के साथ या पॉलीथिन बैग के साथ कवर कर दिया जाता। पॉलीथिन बैग के साथ इसीलिए, या पॉलीथिन शीट के साथ इसलिए कवर करा जाता है जस्ट टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया और फंगस। तो उसके बाद जो शियोन और स्टॉक के टिश्यू जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन इस ग्राफ्टिंग का फायदा क्या होता है कि इसमें दो प्लांट्स के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे आप कह सकते हो कि रोज में होता है, एप्पल में होता है, या आप चाहते हैं एक एप्पल है उसका कलर हमें रेड चाहिए, और एक 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 एप्पल का प्लांट है जिसको जूसी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों टाइप के एप्पल प्लांट्स की स्टेम काटते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो जो नया प्लांट ग्रो करेगा इन दोनों के ज्वाइनिंग से, उसमें ये दोनों ही डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग दो मेथड हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। Property of vegetative propagation is used in methods such as layering and grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purposes. तो vegetative propagation mostly fruit trees में करी जाती है, flowering bushes में करी जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके क्या फायदे होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों करी जाती है, कि नंबर 1, प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स। तो पहला इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जितने भी प्लांट्स को हमने प्रोड्यूस किया है, दे स्टार्ट हैविंग देयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन प्रोड्यूस। एक सीड से प्लांट प्रोड्यूस किया गया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से किया है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बने हुए प्लांट जल्दी उनमें फूल खिल जाते हैं, जल्दी फल लगने लग जाता है। Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose or jasmine that have lost the capacity to produce seed। तो ये जो दूसरा फायदा ये है कि ऐसे प्लांट जिन्हों में सीड बेयरिंग कैपेसिटी खत्म होगी, जिनमें बीज नहीं बन सकता, तो उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट कर सकते हैं। अनदर इसका एडवांटेज, थर्ड नंबर 1 ये है कि ऑल द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम द जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जितने भी न्यू प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं। तो 3 जो इसके यूजेस हैं, वैसे एडवांटेजेस आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में यही है कि एक पोटैटो लेना है, उसको ऑब्जर्व करो, उसके ऊपर पोटैटो होता है, जैसे आपने उसको देखा होगा, उसके ऊपर आइज बनी होती हैं ऐसे, जिसको हम बर्ड्स भी बोलते हैं, नॉचेस भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। तो इनको आपने नॉचेस देखी होंगी। अब इन्होंने कहा कि पोटैटो को आप छोटे छोटे पीसेस में काटिए, हर पीस में तुम्हारा आई होनी चाहिए, बड होनी चाहिए, बड से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब इन्होंने कहा कि चेंजेस टेकिंग पोटैटो पीस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब इसको कहते हैं, ये सारे एक ट्रे लीजिए, उसके अंदर कॉटन को स्प्रेड करिए, कॉटन को वेट करो, गीला कर दो उसको, और ये जो कट पीसेस है पोटैटो के, उनको इस वेट कॉटन के ऊपर स्प्रेड कर दो या प्लेस कर दो।
तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि ज़्यादा पोटैटो प्लीज जो होते हैं उसके अंदर एक ग्रीन शूट या रूट निकल आती है। तो ओनली उसी पीस से शूट या रूट निकलेगी जिसके अंदर ये बड होगी या नॉच होगी या आई होगी। तो इस एक्टिविटी से ये क्या होता है कि पोटैटो जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड या रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली। तो पोटैटो का आपने देखा होगा कि हम पोटैटो को काटते हैं, सॉइल के अंदर लगा दो उसको, तो थोड़े टाइम के बाद विद इन आई थिंक फ्यू डेज के अंदर उसमें से एक शूट निकल आती है, रूट्स आती है और नया पोटैटो प्लांट बन जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड आता है कि सम सिमिलर बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। हमारे पास एक ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, लेकिन उनके जो लीफ होते हैं उनके मार्जिन पे यहाँ पे बर्ड्स होती हैं, मार्जिन पे बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो करके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। तो मीन्स ब्रायोफाइलम के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो होती है लीव्स के थ्रू होती है। लीफ के ऊपर हमारी बर्ड्स होती हैं और बर्ड्स जो होती हैं वो सूटेबल कंडीशन उनको मिलती हैं तो वो एक प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, ब्रायोफाइलम का लीफ होता है पूरे प्लांट से निकल जाता है, नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये सारे जो मार्जिन के ऊपर जितनी भी बर्ड्स होती है दे ग्रो इनटू न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। या इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बर्ड बीच में से गिर जाती है ग्राउंड में, सॉइल में, तो भी एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट में ग्रो कर जाती है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है अपनी नॉचेस की वजह से, या बर्ड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं ऑन द लीफ मार्जिन ऑफ इट। अब नेक्स्ट आ जाता है मनी प्लांट की बात ले लेते हैं हम। मनी प्लांट क्या होता है, इन्होंने कहा सिलेक्ट ए मनी प्लांट, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। तो मनी प्लांट को ऐसे काटना है कि कम से कम मनी प्लांट के एक पीस में एक लीफ हो। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन द टू लीव्स। अब कहते हैं कि दो लीव्स के बीच में भी आप एक पोर्शन काट सकते हैं, डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर। जो भी पीसेस आपने काटे हैं मनी प्लांट के उसको वाटर में डिप कर दो कुछ दिनों के लिए। विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स। तो जो हमने पीस मनी प्लांट का विद लीफ काटा था वो तो ग्रो कर गया है एक न्यू मनी प्लांट में, लेकिन जिसको हमने बीच में से काटा था क्योंकि उसके अंदर कोई बड नहीं थी, कोई नोच नहीं थी, इसीलिए वो नए मनी प्लांट में नहीं ग्रो करेगा। क्योंकि जो मनी प्लांट होता है उसके अंदर नोड्स होती हैं, नोड्स के अंदर ही बड्स होती हैं। तो पहला वाला केस था जिसके कि हमने पोर्शन लीफ के साथ निकाला था, उसमें बर्ड्स थी, तो बर्ड्स एक न्यू मनी प्लांट में ग्रो करगी। वेयर एज जो दूसरा पीस हमने लीव्स के बीच में से काटा था उसकी हमने नोड ही काट दिए, नोड काट दी तो बर्ड भी कट गई, तो इसीलिए उसके अंदर क्या हो गया, न्यू मनी प्लांट प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब मनी प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है उसकी स्टेम में। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं ये कि ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस होता है, या मनी प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है, या पोटैटो जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारे पास पहले हमने पोटैटो करा, देन ब्रायोफाइलम, देन मनी प्लांट, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने सभी के याद करने हैं कि कौन सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन से प्लांट में किसके थ्रू होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है टिश्यू कल्चर। आई थिंक टिश्यू कल्चर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ। अब टिश्यू कल्चर में क्या करा जाता है कि एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करा जाता है फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू या सेल्स। तो जो भी प्लांट होता है उसके टिप में से टिश्यू निकाले जाते हैं, इसमें से टिश्यू निकाले जाते हैं, कट करके टिश्यू निकाल दिए जाते हैं,
और एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में या कल्चर सोल्यूशन में उनको रखा जाता है और उन टिश्यू से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स which are removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium is called tissue culture। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं? सबसे पहले in tissue culture new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant। हमेशा growing टिप से ही हमने टिश्यू निकालने हैं। सबसे पहले जो सेल्स हैं जो कि टिप ऑफ द प्लांट से लिए गए हैं उसको आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस करा जाता है और उस मीडियम में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उन सेल्स को रैपिडली डिवाइड करने में टू फॉर्म अ कैलस। उसका एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, उसको हम कैलस बोलते हैं। तो कैलस को हम ट्रांसफर करते हैं एक और आर्टिफिशियल मीडियम में जिसके अंदर अगेन हार्मोन्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद ये जो कैलस है हार्मोन्स की हेल्प से ये रूट्स और शूट डेवलप कर लेता है। रूट और शूट जब डेवलप हो जाते हैं उसको हम प्लांटलेट्स बोलते हैं। तो प्लांटलेट्स जो होते हैं देन दे आर placed in the soil so that they can grow into mature plant। तो सॉइल के अंदर उसको सारी सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, वार्मथ मिलती है, मॉइस्चर मिलता है और ग्रो कर जाता है मेच्योर प्लांट में। तो टिश्यू कल्चर के ये पूरे स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में जो प्लांट ग्रो करते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। डिजीज फ्री क्यों होता है? क्योंकि डिजीज फ्री कंडीशंस में हमने उनको ग्रो करा होता है। सेकंड, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चर यूज करा जाता है, जैसे ऑर्चिड हो गया, कार्नेशन होता, क्राइसेंथेमम हो गया, तो वहां पे यूज करा जाता है। एंड थर्ड एडवांटेज, इसमें बहुत ही आप इसी को किसी भी टाइम में इररिस्पेक्ट ऑफ वेदर या सीजन या अराउंड द किसी भी टाइम, ईयर के किसी भी टाइम पे आप टिश्यू कल्चर से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लिटिल स्पेस चाहिए होता है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। एंड अदर नेम ऑफ टिश्यू कल्चर इज माइक्रो प्रोपेगेशन। Let's move on to the next mode of asexual reproduction which is spore formation। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, यूनिसेलुलर में भी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो फंगस होती है या फंगस होती है, फंगस में तुम्हारा जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम इज राइजोपस। तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होती है, मिकॉर में होती है, सारे ही ये फंगस प्लांट होते हैं जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड in the above 8.2 activity above are hyphae of the bread mold राइजोपस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी स्पोर फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। तो स्पोर में फॉर्मेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है जैसे राइजोपस का प्लांट है उसके अंदर बहुत ही इन हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्पोर बोलते हैं। स्पोर आर नथिंग बट दे आर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। अब ये स्पोर होते हैं वो अपने अराउंड एक केस बना लेते हैं, एक वॉल बना लेते हैं। अब जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बस्ट हो जाता है, जो केस है वो टूट जाता है और स्पोर्स जो हैं क्योंकि पाउडरी होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं तो वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। तो अब जब भी ये एयरबॉर्न स्पोर होंगे, जब भी किसी फूड के ऊपर गिरेंगे, सॉइल के ऊपर गिरेंगे, लैंड के ऊपर गिरेंगे,
तो जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट फॉर्म कर देते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज spore formation. Spore formation, I repeat the definition: parent plant produces 100 of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of the plant bursts, then the spores spread in air. When these airborne spores land on food, soil under favorable conditions, favorable condition क्या होती है? Moisture and warmth. They germinate and they produce new plants. तो इसका डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं। डायग्राम आपको आप बुक में देख सकते हो, डायग्राम साइड पे है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो आपको ये नीचे जो दिख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं हाइफे। हाइफी होते हैं, दे आर फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ होती हैं, जिनको हाइफी बोलते हैं। और उसके बाद ये थिन स्टेम्स हैं। थिन स्टेम के अंदर जो ये आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेंजिया। कई बार डायग्राम इसका आ जाता है स्प्रेंजिया। स्प्रेंजिया के अंदर छोटे छोटे टाइनी, अगर इसको हम कट ओपन करें तो इसके अंदर बहुत ही टाइनी स्मॉल जो है वो स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स होते हैं जो हंड्रेड्स में होते हैं नंबर में। स्पोर के बाहर एक केस होता है, केस होता है। तो जब भी ये केस बस्ट होता है, टूटता है, तो टाइनी स्पोर एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और जब भी जैसे हम कोई भी ब्रेड है उसको मॉइस्ट, अगर गीली ब्रेड को हम कुछ दिनों के लिए रखें तो आप वहाँ पे नोटिस करते हैं कि एक कॉटनी सा ब्लैकिश कलर का पैच बन जाता है तुम्हारी ब्रेड के अंदर। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जो एयर के अंदर स्पोर्स घूम रहे थे वो इस मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर लैंड कर जाते हैं और जर्मिनेट करके एक नया ब्रेड मोल्ड बना देते हैं, एक नया राइजोपस बना देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो क्या होती है, ये यूनिसेलुलर जैसे कुछ बैक्टीरिया है उसमें भी होती है, और मल्टी सेलुलर जैसे ब्रेड मोल्ड में भी, दोनों में ही पाई जाती है ये स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, जितने भी हमने अभी मोड्स करे हैं, जितने भी हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हैं, उसमें आपने नोटिस किया कि सिंगल पेरेंट से या सिंगल इंडिविजुअल से एक न्यू जनरेशन क्रिएट करी जाती है, विच इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि जहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। मेल और फीमेल मिलके सेक्स सेल्स बनाते हैं। दूसरा नाम जर्म सेल भी होता है इनका, तीसरा नाम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होता है, एंड फोर्थ नेम इज गैमीट। तो 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं या 2 सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, 2 गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि बुल जो होता है, इट कैन नॉट अलोन प्रोड्यूस न्यू कार्ब्स, नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। तो इन दोनों केसेस में बोथ सेक्सेस एंड मेल एंड फीमेल जो होते हैं, दे आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, it takes place by the combination of reproductive cells called sex cells or the gametes। अब जो gametes होते हैं वो two types के हैं। One is your one germ cell, I told कि 4 names होते हैं। germ cell भी बोल सकते हैं, reproductive cells भी बोल सकते हैं, या सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, गमीट्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो एक जर्म सेल होगा, एक गमीट होगा, वो लार्ज होगा और उसके अंदर फूड स्टोर होगा। उस गमीट को हम बोलते हैं फीमेल गमीट।
फीमेल गेमीट, अगर हम ह्यूमन की बात करें, फीमेल गेमीट को सिंगुलर ओवम बोला जाता है या एग बोला जाता है, प्लूरल ओवा या एक्स बोला जाता है। हमेशा फीमेल गेमीट ह्यूमन के अंदर ओवम होता है और वो बहुत राउंड होता है, बड़ा होता है साइज में, उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। वेयर एज जो तुम्हारा मेल गेमीट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, मोटाइल होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। वेयर एज फीमेल गेमीट मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा होता है साइज में। तो मोटाइल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमीट, एंड जो एंड द जर्म सेल कंटेन द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गेमीट। तो इन दोनों गेमीट्स जो होते हैं दे हैव, अब उनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि दी सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैव द अमाउंट ऑफ डीएनए। मेल के अंदर अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो इसमें से 23 क्रोमोसोम विच इज हाफ ऑफ 46 क्रोमोसोम फीमेल में होंगे और 23 ही मेल में होंगे। मीन्स जो हमारी बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं विच इज 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम। तो जब गेमीट फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल में तो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं या उनका डीएनए है वो भी हाफ हो जाता है। लेकिन जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स है, पूरी बॉडी सेल्स में, उनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। वेयर एज गेमीट्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ द नंबर ऑफ डीएनए होता है। तो ये क्वेश्चन आता है गेमीट्स फॉर्मेशन में ये क्रोमोसोम हाफ कैसे हो जाते हैं। एक टाइप की सेल डिवीजन होती है, उसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस का काम ही होता है क्रोमोसोम को हाफ करना, और वो जरूरी भी होता है। क्यों कि when these two germ cell from two to individual combine during sexual reproduction to form a new individual, it result in re-establishment of number of chromosome and DNA content in the new generation। कि जब एक मेल गेमीट जब एक फीमेल गेमीट के साथ कंबाइन करता है तो इसमें 23 क्रोमोसोम तो मिलके इसने जाइगोट बनाया। जाइगोट में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन करे जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो दिस इज आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना जरूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, 2 गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, 1 इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। फीमेल होता है वो लार्ज होता है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है। और जब ये गैमीट्स बनते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो उनके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। 23 हर गमीट में क्रोमोसोम होंगे क्योंकि बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गमीट्स के अंदर तो 23 + 23 बिकम्स 46 क्रोमोसोम, दो कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो कि मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है। तो अगर आप देखा जाए कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पहले कर लेते हैं। ये सेपल्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, देन पेटल हैं जो कि कलर्ड होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। देन इन पेटल्स के अंदर एनक्लोज होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो पिस्टल है उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड जो स्टेमन है मेन से याद रखना दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब जो स्टेमन होता है उसका काम होता है मेल गमीट को प्रोड्यूस करना,
और जो पिस्टल होता है उसका काम होता है फीमेल गेमीट्स को प्रोड्यूस करना, जिसको हम एक्स बोलते हैं। अब अगर हम इसको डिटेल में देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर मेल और फीमेल का क्या डायग्राम होता है, थोड़ा सा हम रफ सा स्केच बना लेते हैं। पिस्टल एंड क्वेश्चन कई बार आ जाता है डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम पिस्टल का बना लेते हैं डायग्राम, तो इसका सबसे पहले जो स्वेलन बॉटम पार्ट होता है, ये स्वेलन फूला हुआ पार्ट होता है, बॉटम का होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। देन मिडल पार्ट होता है, मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। एंड टर्मिनल पार्ट जो होता है इसका, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो स्टिक्की होता है, चिपचिपा होता है। तो ये पिस्टल के पार्ट होते हैं। नीचे वाला स्वेलन पार्ट ओवरी, बीच वाला इलोंगेटेड लंबा पार्ट स्टाइल, एंड टर्मिनल पार्ट जो है स्टिग्मा, जो कि स्टिक्की होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है। एग सेल का मतलब फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट या फीमेल जर्म सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल हम इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब पिस्टल कंटेन नीचे वाला ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है, फीमेल गैमीट होता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। पिस्टल का दूसरा नाम कार्पेल भी होता है या गाइनोशियम भी बोलते हैं। अगर हम बहुत ही टिपिकल साइंटिफिक नेम लें तो उसको गाइनोशियम भी बोला जाता है। सेकेंड जो पार्ट है वो स्टेमन है, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले इसका पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है जो इलोंगेटेड होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। देन ऊपर का पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर चैम्बर होते हैं फोर चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, जो येलोइश पॉडरी स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट। तो अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर करें, फिलामेंट इलोंगेटेड पार्ट होता है, ऊपर वाला एंथर होता है, एंथर के अंदर चैम्बर होते हैं, सैक्स होते हैं, वो कंटेन करते हैं येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर या येलोइश पाउडर, जो कि आपने नोटिस किया होगा जब भी हम फ्लावर को हाथ लगाएं, तो जब भी हम फ्लावर को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो ये जो येलोइश पाउडरी जो पाउडर होता है वो हमारे हाथों में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो तुम्हारा पिस्टल होता है वो हमेशा फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो पिस्टल होता है वो सेंटर में, आप नोटिस कर सकते हो, ये सेंटर में प्रेजेंट है और सराउंडेड होता है विद मेनी stamens. So pistil is always present in the center of the flower and it is the female reproductive part. and इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, उसके बाहर है, पिस्टल के बाहर होते हैं स्टेमन मैनी नंबर होते हैं और मोस्टली मैनी नंबर होते हैं। और स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, वन इज फिलामेंट एंड ऊपर वाला जो होता है एंथर। एंथर के अंदर चैम्बर्स होते हैं, मोस्टली 4 होते हैं, उसके अंदर येलोइश पाउडर होता है जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन कंटेन फर्दर मेल गैमीट्स।
the male germ cells produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. अब नेक्स्ट क्या आता है कि फर्टिलाइजेशन होगी मेल गैमीट की फीमेल गैमीट के साथ। तो मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन के अंदर। और फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर। तो इन दोनों की फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन से इट गिव्स अस द जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है? उसमें बहुत सारी मल्टीपल डिविजन्स होती हैं और उससे न्यू प्लांट बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर करना जरूरी है। कहाँ से? स्टेमन से टू द स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा। तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of stamen, ये देखिए, from the anther of stamen to the stigma of pistil, this is called pollination। तो pollination में pollen grain carried होते हैं from anther to stigma of the flower, और इस प्रोसेस को हम pollination बोलते हैं। पॉलिनेशन जो होती है फर्दर टू टाइप्स की होती है। वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती है व्हेन इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर के अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन इसके स्टेमन से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इफ द पॉलन इज ट्रांसफर वन फ्लावर टू अनदर। अगर हो सकता है कि एक ही ट्री हो, उसके अलग अलग फ्लावर होते हैं, तो उस ट्री के एक फ्लावर से जब पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो इट इज डन बाय आइदर विंड जो होती है वो उसको उड़ा के ले जाती है, या वाटर या एनिमल्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। तो हमारे पास क्या है? आप इंसेक्ट्स ले सकते हो, आप जैसे बीज और बटरफ्लाई है, बर्ड भी होते हैं, वाटर भी है, विंड भी है। तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट आता है कि एक बार अगर ये जो पोलन ग्रेन है जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके, तो उसको क्या करना होता है? उसको पहुंचना होता है टू द फीमेल जर्म सेल जो प्रेजेंट है इन द ओव्यूल ऑफ ओवरी। तो वहां पे पहुंचने के लिए क्या होता है कि आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी, ओव्यूल ऑफ द ओवरी में उनको जाना होता है। ये देखिए ये पूरा ओव्यूल है और ये जो है फीमेल जर्म सेल है। तो इस पोलन ग्रेन को यहाँ ओव्यूल के फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो ट्यूब बना लेता है। ये देखिए ये ट्यूब डेवलप करना स्टार्ट करगी। तो यहाँ पे ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल से निकलेगी टू रीच द ओव्यूल ऑफ द ओवरी। ये देखिए ओव्यूल तक फीमेल जर्म सेल तक ये पहुंच जाती है ट्यूब। अब उसके बाद क्या होता है जब पोलन ग्रेन ओव्यूल में पहुंच गए तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमीट होते हैं। मेल गमीट होते सपोज देखिए मेल जर्म सेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो है ओव्यूल के फीमेल जर्म सेल तक पहुंच गए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल और फीमेल गमीट में, और क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? जाइगोट। तो जाइगोट एक सिंगल सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, वो डिवाइड करती है सेवरल टाइम और उससे बन जाता है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो, अव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बन रहा है। तो व्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू सीड। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनता है ये कि अव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद अव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी भी ग्रो करती है और ओवरी से फ्रूट बन जाता है। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद अव्यूल से सीड बन गया, ओवरी से फ्रूट बन गया, तो फ्लावर के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा, वो सारे श्रिबल हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? फ्रूट के साथ अभी भी कोई भी फ्लावर का कोई पार्ट नहीं होता है। तो उसके बाद ये जो सीड बना है, सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सीड का दूसरा नाम फ्यूचर प्लांट होता है उसके अंदर। ये देखिए सीड है, सीड को अगर हम किसी आमंड को कट ओपन करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रक्चर ये आता है। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीड का स्ट्रक्चर। तो ये सीड है, ये जो सीड है इसको बोलते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के अंदर फूड स्टोर होता है, क्योंकि अब जो सीड है अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है, कोई सीडलिंग नहीं बनाया, प्लांटलेट नहीं बना है, लीव्स नहीं बनेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इसको ग्रो करने के लिए इसको फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द फूड स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स के आगे क्या होता है? फ्यूचर प्लांट का दूसरा नाम एम्ब्रियो है, मींस सीड के अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का दूसरा नाम फ्यूचर प्लांट होता है। अब विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड से एक प्लांट बन जाना उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है और बीच का जो पार्ट आपको दिख रहा है ऐसे, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? ये एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, दिस वन इज प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट है। इससे सारा शूट बनेगा, शूट सिस्टम बनेगा, स्टेम बनेगी, लीव्स बनेगी। और जो नीचे वाला पार्ट है इट इज रेडिकल, रेडिकल से फ्यूचर रूट बनने वाली है, रूट सिस्टम बनने वाला। तो ये सीड का जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। जब प्लूम्यूल डेवलप होकर शूट बनाता है, रेडिकल जो है रूट बनाता है और एक पूरा सीडलिंग बन जाता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेशन तभी होता है जब इस सीड को सूटेबल कंडीशन मिली, इसको वार्मथ मिले, उसको मॉइस्चर मिले, तभी ये जर्मिनेशन करेगा और सीडलिंग बनाएगा। नेक्स्ट आता है जैसे एक्टिविटी है, उन्होंने कहा कि बंगाल ग्राम लीजिए, चने की दाल लीजिए और उसको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखिए और उसको ड्रेन द एक्सेस, मॉर्निंग में उठ के उसका एक्सेस ऑफ ड्रेन जो था जिसमें भिगो के रखा था उसको ड्रेन आउट कर लीजिए और वेट क्लोथ के से कवर करके इन सीड्स को रख दीजिए और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, जब ये जो सीड्स होते हैं वो स्वेल अप कर जाएंगे और उसको अगर ओपन करके आप देखेंगे तो उसके अंदर सीड के सारे पार्ट आपको दिखेंगे। आपने आमंड खाया होगा, बादाम खाया होगा, आप ये एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर सकते हैं।